भाषा के मूल लहजे और शब्दों को बरकरार रखा गया है। वापसी का स्टेशन आमिर हुसैनी की लिखी कहानी है। आज की ये पेशकश एक ऐसे अजीम फनकार, अदीब और इंसान दोस्त तख्लीकार की याद के नाम है, जिसने पर्दा ए सीनी सिनेमाए पर्दे पर किरदार निभाने के साथ साथ हिजरत, बेवतनी, इंसानी दुख और तकसीम के जख्म को अपनी जात में जिया भी। बलराज साहनी सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो हमारे बड़े सगीर उपमहाद्वीप के बटे हुए दिल की एक जिंदा बाज़गश्त थे। उनकी बरसी की मुनासबत से पेश है एक कहानी, जो वापसी, याद और खोए हुए घर की इसी कसक को खराज ए अकीदत, श्रद्धांजलि के तौर पर सुनाई जा रही है। मुंबई की वो सुबह, जिसमें समंदर की हवा भी कभी कभी जलते हुए कागज की बू देने लगती है, स्वराज साहनी को हमेशा बेवक्त महसूस होती थी। शहर जाग रहा था, मगर इसके अंदर कुछ ऐसा था जो पिछली रात से भी पुराना और अगली शाम से भी ज्यादा थका हुआ था। नीचे सड़क पर एक दूध वाला साइकिल की घंटी बजाता गुजरा। सामने की बालकोनी में किसी ने रेडियो पर एक पुराना पंजाबी फिल्मी गीत लगा दिया, और स्वराज ने एक लम्हे को ठिठक कर इसे सुना। बोल इसके अपने न थे, मगर इसमें वही जमाना सांस ले रहा था जिसमें गीत भी घर हुआ करते थे, महज धुन नहीं। वो मुड़ा और माता जी के कमरे के दरवाजे पर आकर ठहर गया। अंदर से सुई के कपड़े में दाखिल होने और फिर निकल जाने की बारीक आवाज आ रही थी। उसने दस्तक दी। आ जाओ, माता जी ने कहा। वो अंदर दाखिल हुआ। माता जी चारपाई पर बैठी थी, ऐनक नाक के नीचे सरकी हुई, हाथ में सफेद कुर्ते का फटा किनारा। उनके हाथों की लर्जिश, कंपन अब मुस्तकिल हो चुकी थी, मगर सिलाई अभी भी सीधी पड़ती थी। स्वराज चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बोला, माता जी, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने फौरन सर न उठाया। किस तरफ? पुराने पंजाब की तरफ। अब उन्होंने निगाह उठाई। धुंधली आंखों में एक चमक उभरी, जैसे बहुत पुराना दर्द अपनी जगह पहचान ले। अब वहां क्या रखा है? उन्होंने कहा। तुम लोगों की उम्र जब ढलने लगती है ना, तो अक्ल की जगह याद बैठ जाती है। स्वराज कुर्सी खींचकर उनके करीब बैठ गया। एक बार देखना चाहता हूँ। वो गलियां, वो मोहल्ला। मोहल्ला? माताजी ने सुई बिस्तर पर रख दी। मोहल्ले भी वापस मिलते हैं कभी? शायद नहीं, मगर देख लेने से क्या हो जाएगा? वो चुप हो गया। माताजी ने धागा उंगली पर लपेटा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पिता भी यही कहते थे। एक दिन लौटेंगे, पहले मकान देखेंगे, फिर मंदिर, फिर वो कुआं, फिर वो दरख्त। फिर एक दिन बुखार ने उन्हें यूं लपेटा कि वो चारपाई से भी बाहर न निकल सके। आदमी कभी कभी घर से नहीं, अपने इरादे से मर जाता है। मैं फक्त देखने जा रहा हूँ, माताजी। देखने? उनके होठों पर एक मुख्तसर, संक्षिप्त, थकी हुई मुस्कुराहट आई। कुछ चीजें देखने से नहीं, चुभने से याद आती हैं, स्वराज। उसने उनके हाथ पर हाथ रखा। वो हाथ हड्डी रह गया था, मगर इसमें अब भी वही जिद थी जिसने हिजरत, बेवागी, वैधव्यत, गुर्बत और बेटों की कामयाबी के शोर में भी अपने अंदर एक बंद कमरा बचा रखा था। आप चले मेरे साथ? उन्होंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो बचपन की कोई नामुमकिन जिद कर रहा हो। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? अपनी सास की आवाज ढूंढूं? वो चूल्हा जिसके पास बैठकर मैंने पहली रोटी पकाई थी? वो सहन, आंगन, जहां से भागते हुए पांव में चप्पल भी पूरी न पहन सकी थी? उन्होंने सर हिलाया। नहीं, मेरे अंदर जितना पंजाब बचा है, वो यहाँ है, इसी चारपाई पर। मुझे कहीं नहीं जाना। कमरे में कुछ देर सकूत, खामोशी रहा। बाहर किसी कौवे ने आवाज दी। दूर कहीं प्रेशर कुकर सीटी बजाकर खामोश हुआ। वापस कब आओगे? माता जी ने पूछा। 2-3 दिन में वापस। उन्होंने लफ्ज को आहिस्ता से दोहराया, फिर निगाह नीची कर ली। हाँ, तुम्हारे लिए ये लफ्ज अभी भी आसान है। वो उठने लगा तो माता जी ने पुकारा, स्वराज जी। वहां जाकर अपना नाम जल्दी मत बताना। वो हल्का सा चौंका। क्यों? इसलिए कि नाम आदमी जब खुद देता है तो इसमें कुछ इख्तियार, अधिकार रहता है। दूसरों के मुंह से निकले तो वो आदमी नहीं रहता, किस्सा बन जाता है। उसने सफर की तैयारी उस आदमी की तरह की जिसे खबर हो कि वो तफरीह, मनोरंजन पर नहीं जा रहा। चमड़े का बैग, 2 कुर्ते, एक शाल, नोटबुक, फाउंटेन पेन, एक पुराना लिफाफा जिसमें उसके मोहल्ले का एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा था। नक्शे से ज्यादा इसमें याददाश्त की झिझक थी। कुछ लकीरें बेयकीन, कुछ मोड़ अंदाजे के, कुछ नाम आधे मिटे हुए। ऐसा नक्शा जिसे कोई अफसर देखता तो मुस्तरद खारिज कर देता, मगर एक बेदक आदमी इसे सीने से लगाकर सालों रख सकता था। मुंबई सेंट्रल पर हुजूम था। एक नौजवान असिस्टेंट हिदायतकार, निर्देशक उसे छोड़ने आया। स्वराज साहब वाकई जा रहे हैं? हाँ। वहां क्या मिलेगा? स्वराज ने प्लेटफॉर्म की भाप, लोगों के शोर और दूर खड़ी ट्रेन की स्याह बॉडी को देखते हुए कहा, अगर मालूम होता तो शायद न जाता। लड़का हंसा। वापसी पर सुनाइएगा। एक जबरदस्त फिल्म बन सकती है। स्वराज ने उसकी तरफ देखा।
कुछ चीजें फिल्म नहीं बनती, उनके अंदर की खामोशी सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। सीटी बजी, प्लेटफॉर्म खिसका और सफर शुरू हुआ। ट्रेन में उसने पहले अखबार खोला, फिर बंद कर दिया। खिड़की से बाहर नजर दौड़ाई, फिर आंखें मूंद ली। दोनों हरकतों में फर्क कम था। बाहर खेत थे, धुंध थी, स्टेशन थे, चाय वाले थे, बच्चे थे, धूल थी। अंदर एक लड़का था, 12 बरस का, जो समझता था कि दुनिया उसके घर के सहन, गली के नुक्कड़ और मोहल्ले की मस्जिद के मोड़ तक ही फैली हुई है। फिर वही लड़का एक दिन माताजी का आंचल पकड़े सरहद पार जा रहा था और किसी ने उसके कान में कहा था, पीछे मत देखना। मगर वो पीछे देखता रहा था। आदमी बाज कुछ मनाजिर, दृश्यों को नहीं देखता, वो उनके जरिए देखना सीखता है। शाम लाहौर में उतरी तो इसे हमेशा की तरह एक अजीब बेरहमी से खूबसूरत पाया। स्टेशन पर उतरते ही उसने बेइख्तियार हुजूम में किसी अपने को ढूंढने की कोशिश की। ये बचकाना हरकत थी और उसे खुद अपनी इस हरकत पर शर्म भी आई। मगर बाज शर्मिंदगियां आदमी के अंदर इतनी पुरानी होती हैं कि वो उनका इलाज नहीं करता, फक्त उन्हें तहजीब से ढांप देता है। हुजूम में सब लोग थे, सिर्फ उसके लोग नहीं थे। उसे लेने रऊफ राही आया था। प्लेटफॉर्म के एक स्तूप खंभे के साथ टेक लगाए, सफेद शलवार कमीज, स्याह शाल, साफ मूंछें और आंखों में वही पुरानी उदासी जो बाज मुसलमानों, बाज शायरों और बाज ऐसे मर्दों में मुश्तरका साझा होती है जिन्होंने अपने अहद दौर को करीब से देखा हो और उससे बच भी गए हों। लाहौर में रऊफ राही नाम नहीं, एक लहजा था। पंजाबी फिल्मों के गीत जो बसों, मेलों, शादियों, चौपालों और रेडियो पर बरसों गूंजते रहे, अक्सर इसी के कलम से निकले थे। लोग इसके अशार शेर गाते थे और इसे खुद देखकर फौरन पहचान भी न पाते थे। यही शायर की सबसे बड़ी कामयाबी भी है और नाकामी भी। ओए स्वराज साहनी। रऊफ ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में लिया, फिर फौरन गिरफ्त नरम कर दी, जैसे पुरानी मोहब्बतों और पुरानी दोस्तियों में जोर कम रखा जाता है। आखिर आ ही गए। देर हो गई, रऊफ। हाँ, रऊफ ने उसे देखते हुए कहा, मगर कुछ लोगों के लिए देर भी वक्त पर ही आती है। गाड़ी में बैठते ही उसने सिगरेट केस खोला। पियोगे? आज नहीं। क्यों? मुंबई ने सिगरेट छुड़वा दी? नहीं, आज सांस पहले ही भारी है। रऊफ ने खुद सिगरेट सुलगाई, खिड़की से धुआं बाहर फेंका और बोला, लाहौर ने तुम्हें बुलाया नहीं, बस तुम्हें याद करने का ढंग बदल लिया है। और तुमने? रऊफ हंसा, मगर हंसी में भी नरमी थी। मैं शायर आदमी हूं, हम भुलाने से ज्यादा छुपाते हैं। इसके घर में किताबों, कागजों, चाय, तंबाकू, पुराने रिकॉर्डों और पजमुदा मुरझाई हुई शाइस्तगी सभ्यता की बू थी। दीवारों पर फिल्मी पोस्टर कम, गायकों के साथ तस्वीरें ज्यादा थी। एक तस्वीर में नूर जहां, एक में नुसरत नजीर, एक में रऊफ एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, और एक पुरानी जरा पीली तस्वीर में जवान स्वराज और जवान रऊफ एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले खड़े थे, जैसे तारीख अभी इन दोनों के खिलाफ पूरी तरह लिखी न गई हो। खाने पर दोनों देर तक बैठे रहे। बात अदब साहित्य से शुरू हुई, फिल्मों तक गई, फिर कॉलेज के दिनों, असातिजा, शिक्षकों, मरने वालों, बच जाने वालों और उन बातों तक पहुंची जिन्हें मर्द अक्सर बराहे रास्त सीधे नहीं कहते, बल्कि चाय की प्याली, सिगरेट की राख और वक्फों अंतरालों के जरिए अदा करते हैं। तुम बहुत बदल गए हो, रऊफ ने आखिर कहा। कोई भी नहीं रहता। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, उसने प्याली रखते हुए कहा। तुम्हारी आवाज में अब खामोशी ज्यादा है। मुंबई ने ये किया, मुंबई ने बहुत कुछ दिया, और क्या लिया? इस बार स्वराज ने जवाब देने में देर की। घर। रऊफ ने सर हिलाया। नहीं, घर मुंबई ने नहीं लिया, वो तो पहले ही गया हुआ था। मुंबई ने फक्त तुम्हें मसरूफ व्यस्त रखा ताकि तुम्हें ये याद न रहे। बाहर किसी मोहल्ले के लड़के ने रेडियो पर पंजाबी फिल्मी गीत लगा दिया। बोल रऊफ ही के थे। रऊफ ने सुनकर नीम तल्ख आधी कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे लफ्ज लोगों की शादियों में नाचते रहे। मैं खुद सारी उम्र एक जनाजा उठाए फिरा हूं। स्वराज ने कहा, ये मिसरा अच्छा है, चोरी मत करना। मैं फिल्म वाला आदमी हूं, शायर नहीं। तुम झूठ बोलते हो। रऊफ ने सिगरेट की राख झाड़ी। फिल्म वाले अगर वाकई फिल्म वाले रहे तो इतने खामोश नहीं होते। रात गए दोनों छत पर बैठे। लाहौर की रात इन दोनों के सामने एक पुरानी मुहज़्ज़ब सभ्य औरत की तरह बैठी थी, थकी हुई, खूबसूरत, जरा बेआबरू, मगर अभी तक वकार सम्मान बचाए हुए। कल मोहल्ले जाओगे? रऊफ ने पूछा। हाँ। पैदल मत जाना अंदर। क्यों? इसलिए कि पैदल जाने वाला आदमी ज्यादा याद करता है। मैं इसीलिए तो जा रहा हूँ। रऊफ ने आह भरी। तुम लोग जो कहानियां लिखते हो, मरहम भी लफ्ज में ढूंढते हो और जख्म भी, स्वराज ने कहा। और तुम लोग जो गीत लिखते हो, दुख को धुन में छुपा देते हो ताकि लोग इसे गुनगुना सकें। रऊफ हंसा, मगर आंखें बुझ गईं। हाँ, और फिर एक दिन वही गीत रेडियो पर चलता है और आदमी सोचता है,
ये लफ्ज मेरा था, मगर अब इसका दुख मेरा नहीं रहा। सुबह धुंध में लिपटा शहर किसी पुरानी फिल्म के सेट की तरह लग रहा था। स्वराज ने एक तांगा लिया। तांगे वाला जवान था, मगर आंखें बूढ़ी थी। किधर साहब? उसने पूछा। स्वराज ने मोहल्ले का नाम लिया। तांगे वाले ने मुड़कर देखा। उधर कोई रिश्तेदार रहते हैं? रहते थे। ओह, फिर तो आप कहानी लेने जा रहे हैं, आदमी नहीं। स्वराज ने कहा। तुम्हें कैसे पता? साहब, उस तरफ ज्यादातर वही जाते हैं, या मकान ढूंढने या अपना माजी अतीत, दोनों ही कम मिलते हैं। कुछ देर बाद तांगा एक तंग गली की तरफ मुड़ा तो स्वराज ने फौरन कहा, नहीं, इस गली से नहीं, दूसरा रास्ता लो। यही सीधा है साहब। सीधे रास्ते हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाते। तांगे वाले ने हल्की सी गर्दन झटकी। जी, जैसी मर्जी। स्वराज खिड़की से बाहर देख रहा था, मगर असल में अपने अंदर। वही गली, वही बालकोनी, वही बारिश से पहले की नमी, वही लड़की कॉलेज की, जिसके हाथ में हमेशा किताब रहती थी। एक बार इसी गली में चलते हुए उसने पूछा था, स्वराज, अगर हम शादी कर ले तो? वो जवाब दे सकता था, हाथ बढ़ा सकता था, हंस कर टाल सकता था, मगर वो खामोश हो गया था। वो जमाना खामोशी का जमाना था, और बाज जमाने आदमियों को बुज़दिल नहीं, मुअल्लक, अधर में बना देते हैं। लड़की ने किताब और जोर से सीने से लगा ली थी। फिर एक मोड़ आया और उम्र भर के लिए रास्ता अलग हो गया। मोहल्ले से कुछ पहले उसने तांगा रुकवाया। यहां से मैं पैदल जाऊंगा, सामान तुम यही रखो, भरोसा है? नहीं। मगर हर सफर में एक जगह आदमी को बैग से ज्यादा अपने हाथ खाली रखने पड़ते हैं। वो गली में उतरा। एक लड़का गुटखा चबा रहा था। एक औरत सहन में कपड़े झाड़ रही थी। एक बूढ़ा दुकानदार तराजू साफ कर रहा था। दुनिया को इस बात से कोई सरोकार न था कि एक आदमी अपनी आधी उम्र कंधे पर उठाए वापस आया है। वो एक मोड़ मुड़ा, फिर दूसरा, फिर अचानक रुक गया। सामने वही मकान था, या शायद वही नहीं, इसकी बची हुई हैयत, ढांचा थी। दरवाजा बदल गया था। दीवार पर नया चुना था। खिड़कियों पर मोटी सलाखें थी। मुंडेर पर नीला पेंट छल रहा था। मगर मकान के वजूद में एक ऐसी झिझक अभी बाकी थी जिसे स्वराज पहचानता था, जैसे बूढ़े आदमी के चेहरे पर जवानी की एक जिद्दी लकीर। वो दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। न दस्तक दी, न आवाज दी। फक्त खड़ा रहा। फिर यकायक इसके अंदर से पर्दा हटा। पिता सफेद कुर्ते में बाहर आ रहे हैं। माताजी अंदर से पूछ रही हैं, कौन आया? छत पर छोटी बहन दौड़ रही है। सामने वाले घर की छत से लड़के पतंग पर चीख रहे हैं। किसी बर्तन की टन-टन, किसी के खांसने की आवाज। और वो खुद महज 10 मिनट के लिए बाहर गया था, बरसों के लिए नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, मगर दरवाजा न खटखटाया। घुटनों ने साथ छोड़ दिया। वो आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। दो लड़के गुजरते हुए रुके, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर आगे बढ़ गए। एक बूढ़ी औरत ने झिरी दरार से झांका, फिर अंदर चली गई। स्वराज के आंसू बगैर आवाज के निकलते रहे। पिता, इसके मुंह से निकला। दरवाजा फिर भी न खुला। कुछ देर बाद अंदर से एक अजनबी नौजवान निकला। उम्र वही थी जो स्वराज की थी जब वो यहां से गया था। नौजवान ने उसे देखा, झिझका, फिर पूछा, जी, किससे मिलना है? स्वराज ने सर उठाया। कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज न निकले। फिर आहिस्ता से बोला, किसी से नहीं, बस घर देखना था। नौजवान ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। यही है। हाँ, यही है। आप पहले कभी आए थे? स्वराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत पहले, जब ये तुम्हारा नहीं था। नौजवान ने कहा, अब तो हमारा है। स्वराज ने सर हिलाया। हाँ, और ठीक है, मकानों को आखिर किसी का तो होना होता है। नौजवान अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। ये जुमला स्वराज के अंदर देर तक बजता रहा, अब तो हमारा है। वापसी पर रऊफ उसे स्टेशन छोड़ने आया। प्लेटफॉर्म पर हुजूम था, मगर दोनों के दरमियान खामोशी ज्यादा थी। क्या देखा? रऊफ ने पूछा। वही जो हर बेदख आदमी देखता है, यानी ये कि दुनिया तुम्हारे बगैर भी बिल्कुल ठीक चलती रहती है। रऊफ ने जेब से सिगरेट निकाला, फिर वापस रख दिया। तुम लिखोगे इस पर? शायद नहीं। क्यों? इसलिए कि बाज दुख जब लिखे जाते हैं तो खूबसूरत हो जाते हैं। ये खूबसूरत नहीं होना चाहिए। रऊफ ने देर तक उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, फिर शायद मुझे लिखना पड़े। शायर होने का यही नुकसान है, आदमी दूसरों के जख्म भी अपने कागज पर ले आता है। रेल ने सीटी दी। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर स्वराज ने रऊफ को गले लगाया। रऊफ ने इसके कान में कहा, अब तुम्हारी फिल्मों के सारे घर मुझे झूठे लगेंगे। स्वराज ने जवाब दिया, मुझे भी। रेल चल पड़ी। उस रात रऊफ राही सो न सका। उसने मेज पर चिराग जलाया, कागज निकाला और देर तक खाली बैठा रहा।
बाहर कहीं दूर किसी सिनेमा के लाउडस्पीकर पर इसका अपना लिखा हुआ गीत बज रहा था। उसने तल्खी से मुस्कुराया और लिखने लगा, तुम जो वहां से आए थे यहाँ भी नहीं रहे, मैं जो यहाँ रह गया वहां भी न था, घर दोनों के पास था, बस दोनों से निकल गया। सुबह उसने खत पोस्ट कर दिया। मुंबई पहुंचकर स्वराज ने खत पढ़ा। एक बार, फिर दूसरी बार। फिर वो माता जी के कमरे में गया। वो चारपाई पर बैठी रुई समेट रही थी। किसका खत है? उन्होंने पूछा। रऊफ राही का। वही शायर। हाँ। क्या लिखा है? स्वराज ने कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया। माताजी ने कांपते हाथों से लिया, कुछ पढ़ा, कुछ न पढ़ सकी। फिर कागज अपनी गोद में रख दिया। तो घर देखाया? हाँ माताजी। कैसा था? स्वराज काफी देर चुप रहा। फिर बोला, बिल्कुल वैसा ही था, बस हम उसमें नहीं थे। माताजी ने सर हिलाया, जैसे ये बात वो पहले से जानती थी और इसी जवाब का इंतजार था। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, घर दीवारों से नहीं बनता। स्वराज ने पहली बार उनकी तरफ देखकर जवाब दिया, और शायद आदमी भी सिर्फ याद से नहीं बनता। माताजी। उन्होंने चौंक कर पूछा, फिर किससे? स्वराज ने कहा, शायद इस बात से कि कौन सा दरवाजा तुम्हें पहचानता है। माताजी के हाथ से रुई का गोला नीचे गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश न की, सिर्फ एक लंबी सांस ली और कहा, फिर तो तुम सचमुच वापस आ गए हो। इस जुमले का मतलब स्वराज को फौरन समझ न आया। बहुत देर बाद, रात को अपने कमरे में अकेले बैठे, जब उसने रऊफ का खत दोबारा खोला, तब समझ आया। वो अपने घर से मिलने नहीं गया था। वो ये देखने गया था कि घर ने उसे भुला दिया है या नहीं। घर ने भुला दिया था, और इसीलिए अब वो आखिरकार वाकई बेवतन हो गया था।